यस मैम। वापस आ गए आप लोग? चलें, यस महक भी मैम। मौजूद है? यस मैम। महक, एक तो सबसे पहले मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई। आज तीसरा सेशन है और पहली दफा मुझे किसी स्टूडेंट की बात सुन के ऐसा लगा कि उसने लेक्चर सुना है और उसने मुझसे रेलेवेंट सवाल पूछा है। पहले दो मैंने क्वेश्चन भी आपने सुना है पूछे और लेकिन मुझे छुट्टी मेरा ले लो। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं मुझे कि आपने वीडियो देखी और यस समझ में आया आपको कि कैसे इस्तेमाल होती है। मुझे आपसे भी सवाल है, सबसे पहले आपसे पूछ रहे पार्टिसिपेंट से। यस मैम। देखिए, एक्सेस में हम क्या बनाते हैं, एक्सेस का इस्तेमाल क्या है? अगर आपने एमएस एक्सेस खोला है तो एक्चुअली आप क्या बनाते हैं उसके अंदर? रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स, मतलब रिकॉर्ड किस चीज के डेटा। अंदर करते हैं? टेबल्स, ठीक है। तो मैम डेटाबेस बनाते हैं और रिपोर्ट्स भी बनाते हैं। डेटाबेस, रिपोर्ट सब बना सकते हैं, एग्जैक्टली यस मैम। तो अगर आपको टेबल ही बनानी है, ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए आपके पास एमएस एक्सेल नहीं है? मैम ये क्वेश्चन मेरा था, ये पूछना था कि एक्सेल जब है तो हमें इसकी जरूरत क्यों है? एग्जैक्टली मैम जी जी। एक्सेस में हम रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल में हम रिलेशन नहीं क्रिएट करते बिटवीन टेबल्स। रिलेशन क्रिएट नहीं करते, एक तो ये बात आपकी बिल्कुल वैलिड है। मतलब कि मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। आपने जो व्यू वाला सवाल पूछा था ना, वो मुझे थोड़ा सा पीछे से बात शुरू करनी पड़ेगी। हम एक्सेल में टेबल बना सकते हैं, लेकिन अच्छा, वहां ही रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं, हमें एक नए सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत थी? तो ये एक्सेल की शीट है हमारे सामने, आपका ही रिजल्ट शीट है, इसको ही खोल लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये एमएस एक्सेल की शीट्स ही हैं, वो पूरा जो हमारा सिस्टम चल रहा है, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम और सीएमएस, और ये हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, एलएमएस की जरूरत नहीं है, बल्कि हम एमएस एक्सेल के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर लेट सपोज आपका रिजल्ट स्टोर है इसके अंदर, तो ये रिजल्ट शीट मेरे पास भी होगी, ये रिजल्ट शीट एग्जाम डिपार्टमेंट के पास भी होगी, ये रिजल्ट शीट फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भी होगी, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के पास भी होगी। ठीक है, अगर मुझे एक शीट जिसमें स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मुझे सबसे शेयर करनी है, तो मेरे पास क्या तरीका है? बता सकते हैं मुझे? अगर आपका कोई रिजल्ट है और ये रिजल्ट मुझे इसी रिजल्ट को शेयर करना है, फॉर एग्जांपल ये सीएमएस पर अपलोड होना चाहिए, या आपका अब ये मुझे पूरे आईबीएस से शेयर करना है, एग्जाम डिपार्टमेंट, ये तो अभी फाइल में सिर्फ मेरे पीसी के अंदर मौजूद है। अगर मैं इसको शेयर करना चाहती हूँ पूरे आईबीएस से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेल करेंगे व्हाट्सएप ना। कर दे मैम। ईमेल व्हाट्सएप कर करेंगे, दे। व्हाट्सएप करेंगे, ईमेल करेंगे, जैसे भी करेंगे। अच्छा, ईमेल अगर मैं करूंगी तो मेरे पास एक फाइल है और जहां पर ये ईमेल रिसीव होगी वहां दूसरी फाइल चली जाएगी। ठीक है, लेट सपोज एग्जाम डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट के मार्क्स में मैंने गलती कर दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी के मार्क्स गलत लिख दिए, यहाँ पर मैंने इस शीट में जाकर कोई भी चेंजिंग कर दी, ये मेरी शीट में तो चेंजिंग हो गई, कैसे मेक श्योर होगा कि एग्जाम डिपार्टमेंट की शीट में चेंज हुई या नहीं हुई? मैम उनके पास उसके तो अलग लिए फाइल है ना। गूगल शीट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब उनके पास एक अलग सेपरेट कॉपी है, जितने भी ये होती है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। जब हम एक्सेल की शीट्स इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक्सेल को टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एक्चुअली हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इस्तेमाल कर रहे हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो पहला हाफ था, जिसमें हमने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ट्रेडिशनल फाइलिंग एनवायरनमेंट में इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी के इशू होते हैं। रिडंडेंसी का मतलब ये है कि एक फाइल की अननेसेसरीली कॉपीज क्रिएट होती जाती है, फाइल एक ही है, अब इस एक फाइल की हजारों कॉपीज क्रिएट होती जाएंगी, जहां जहां मैं जिस जिससे शेयर करूंगी उसके पास ये सेम कॉपी जाती रहेगी, तो एक तो रिडंडेंसी बढ़ेगी। और रिडंडेंसी चलो ठीक है बढ़ जाए, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज जो बढ़ेगी वो इनकंसिस्टेंसी बढ़ेगी, कि किसी फाइल के अंदर डेटा कुछ और होगा, किसी दूसरी फाइल के अंदर जितने वर्जन होंगे फाइल के अंदर डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हमें एक्सेल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में टेबल्स तो बनती हैं, लेकिन जैसे कि अभी किसी ने बिल्कुल सही कहा कि वो उस टेबल को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, उसको हम फाइल नहीं कहते। अब यहाँ पर अगर मैं डेटाबेस क्रिएट करती हूँ, मजे की बात है कि ये भी तो फाइल होती है ना,
डेटाबेस अगर MS एक्सेस में क्रिएट करें तो वो भी फाइल है ना, या कुछ और चीज है? यस मैम, फाइल मैम ही है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी, मैं आपका क्वेश्चन महक ले रही हूँ, 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करूँ। हालांकि MS एक्सेस के अंदर भी हम फाइल ही बना रहे होते हैं, लेकिन हम इसको फाइल नहीं कहते, हम इसको डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि हम फाइलिंग की डिटेल यूजर से एक्चुअली हाइड कर देते हैं। अब यूजर को इस बात का जो है वो जहन में रखने की जरूरत नहीं है, या इसकी डिटेल्स रखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ डेटा कंसिस्टेंट है, कहाँ इनकंसिस्टेंसी आ रही है। ये जो एक्चुअल आपके सामने मौजूद है, एक्चुअली यही सेम चीज अगर मैंने एक स्टूडेंट की टेबल बनाई है, ये CMS ID या नेम एड्रेस जो कुछ भी ये है, ये मैं एक्सेल में एज इट इज बना सकती थी, लेकिन MS एक्सेल में ना बना के मैंने एक्सेस में बनाया है। तो एक फाइल तो मौजूद है, लेकिन ये फाइल जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह है, इसके अंदर इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी का इशू नहीं आएगा। बनेगी तो फाइल, लेकिन उस फाइल के अंदर वो फाइल कहाँ कहाँ सेव हो रही है और उसके अंदर कहाँ कहाँ चेंजिंग आ रही है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, इससे पहले कि मैं सॉरी मैं आपको सवाल नहीं ले रही हूँ आपका, ये एक मैंने टेबल बनाई, इस टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड है, CMS ID है, नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है, जो भी है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स टेबल भी हो सकती है। अब इसी टेबल का ऊपर मैंने बना दी कुछ क्यूरीज, एक्सेस के अंदर उसको हम क्यूरी कहते हैं और जनरल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में हम उसको व्यू कहते हैं। ठीक है, ये मैंने क्यूरी बना दी। ये क्यूरी बनाई है फॉर एग्जांपल एक पर्सनल इंफॉर्मेशन के स्टूडेंट का सिर्फ नाम आए और डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर ये एक्चुअल कोई अलग से टेबल नहीं बनी हुई है, एक्सेल क्या करता है इसी की कॉपी बना देता, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये कि ये कोई कॉपी नहीं है, ये वही टेबल है और इससे पिक करके डेटा मुझे सिर्फ एक व्यू बता रहा है कि भाई किसी स्टूडेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ ये हो सकती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए क्यों व्यू क्रिएट कर दिया कि भाई CMS ID ये है और उसने फीस पे की है या नहीं की है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को सारे और डेटा की जरूरत नहीं है। एग्जाम डिपार्टमेंट के साथ CMS ID शेयर कर दिया, GPA शेयर कर दिया, CDC के साथ जो है वो नाम शेयर कर दिया, GPA शेयर कर दी, स्कॉलरशिप शेयर कर दी। ठीक है, अब लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करती हूँ महक, ठीक है, और मैं यहाँ पर उनकी कोई डेट ऑफ बर्थ डालना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। वो कहेगा यू मस्ट एंटर अ वैल्यू इन CMS ID फर्स्ट। यहाँ पर CMS ID कहाँ से आ गई, मैंने तो CMS ID कैसे डालूं? एक्चुअली इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये टेबल है ही नहीं, ये है व्यू। ठीक है, ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता। क्यों इंसर्ट नहीं हो सकता? क्योंकि एक्चुअली ये है स्टूडेंट टेबल का एक व्यू। ये टेक्निकल डिटेल यूजर के मसला इससे खत्म हो गया, वरना अगर एक्सेल शीट के अंदर होता तो एक्सेल शीट इसको इस तरह डील करती कि वो इसकी कॉपी भी क्रिएट करने देती और फिर एक यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती कि वो उन दोनों को जाके कनेक्ट करे, उनके अंदर इनकंसिस्टेंसी को बचा ले। लेकिन यहाँ पर जो MS एक्सेस का व्यूज का ऑप्शन है वो क्या करता है, वो एक रैपर क्रिएट कर देता है, डिटेल्स को हाइड कर देता है। सिंपल आपको एक टेबल नजर आ रही है और ये नजर आ रहा है इस टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों इंसर्ट नहीं हो सकती? क्योंकि इसके अंदर ये जब तक मैं ये इसको हटा नहीं दूंगी, ये मुझे मेरी जान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं गलत काम कर रही हूँ। मैं एक ऐसे स्टूडेंट का नाम एंटर कर रही हूँ जो मैं व्यू में इंसर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले में जाते हैं, लेट सपोज फीस पे की है या नहीं किया, CDC वाले में जाते हैं स्कॉलरशिप है या नहीं है, मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप ओके कर देती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, हालांकि ये भी व्यू है। लेकिन अब मैं जब स्टूडेंट टेबल पे जाऊंगी तो वहां पर अच्छा आ नहीं रहा है, लेकिन आना चाहिए यहाँ पर ये चेंजेस इंटरनली खुद रेप्लिकेट हो जाते हैं। जब मैं इस फाइल को सेव करूंगी तो ये इंटरनली खुद मेंटेन करेगा, ये यूजर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं कि फाइल के अलग अलग वर्जन हैं और वहां पर इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है फिजिकल व्यू और लॉजिकल व्यू का। फिजिकल व्यू कहते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर कौन सी फाइल्स कहाँ कहाँ स्टोर हैं और उसकी कितनी कॉपीज है और नेटवर्क पर वो कहाँ कहाँ मौजूद है और उनके अंदर क्या कोलैबोरेशन है, क्या उनके अंदर रिलेशनशिप है या नहीं है। लेकिन जब हम लॉजिकल व्यू की बात करते हैं, ये जो आपके सामने एक टेबल नजर आ रही है, टेबल एक्चुअली लॉजिकल व्यू है, क्योंकि ये चीज कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ आपको नजर आ रही है। एक्चुअल जो है ये फाइल, ये जो कंप्यूटर में स्टोर है, बहुत हद तक उससे सिमिलर ही होगी जैसी एक्सेल की शीट होती है, लेकिन आपको उस रिलेशनशिप का या उस चीज का जो है वो ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। आपसे वो डिटेल हाइड कर दी गई, आपको एक लॉजिकल व्यू दिखाया गया है ताकि आप उसको इजीली हैंडल कर सकें।
समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत जो मैं कहना चाह रही हूँ? यस मैम। यस मैम। तो लॉजिकल व्यू फिजिकल व्यू वाली बात क्लियर हुई। फिजिकल व्यू का मतलब है कि जो आपकी फाइल्स हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, डेटाबेस फाइल ही होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फाइल से अलग हटके कोई चीज नहीं है वो फाइलें ही। लेकिन वो फाइल्स की जो डिटेल है वो हाइड कर दी गई है यूजर से, और यूजर को दिखाई गई है सिर्फ टेबल। वो जो टेबल आप एमएस एक्सेस को या ओरेकल को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं वो एक्चुअली लॉजिकल व्यू होता है। जी महक, आप क्या पूछ रही थी? महक नहीं, सॉरी, मारुख। कौन पूछ रही थी? माहिरक मैम। जी जी मारुख पूछे। यस मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने लेक्चर में कहा कि अगर हम मतलब व्यू में कोई चेंजेस कर व्यू में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, एक्चुअल डेटा में कर सकते, और अब आप मैम कह रही हैं कि व्यू में करेंगे तो एक्चुअल में भी हो जाएगी, ये कैसे? यही दो बातें अलग अलग हैं। एक बात ये है कि व्यू के अंदर जो हम चेंजिंग कब नहीं कर सकते, जब उसका देखें, मैं एक बात समझाऊं आपको। यूं अभी आसान अल्फाज में मैं आपको ये कह सकती हूँ कि कुछ परमिटेड चेंजेस आप कर सकते हैं मगर हर चेंजिंग नहीं कर सकते। परमिटेड चेंजिंग से क्या मतलब है कि ये स्टूडेंट होल टेबल है, ठीक है, और ये इसका एक व्यू है। ये व्यू जो है इसके अंदर मैं एक नया रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकती। नया रिकॉर्ड क्यों एंटर नहीं कर सकती? क्योंकि हमें पता है ये कन्वेंशन है, प्राइमरी की हमारे पास होना जरूरी है। स्टूडेंट का नाम आ जाना काफी नहीं, हमें पता है कि स्टूडेंट आता है तो स्टूडेंट की सबसे पहले सीएमएस आईडी होनी चाहिए। अगर मुझे कोई नया स्टूडेंट ऐड करना है तो यहाँ मुझे उसकी पहले सीएमएस आईडी डालनी है, फिर उसके बाद मैं इसको वहां पर ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, ये अब यहाँ पर मौजूद है ये स्टूडेंट, ठीक है, इसकी कोई डेट ऑफ बर्थ भी मौजूद है, ये यहाँ से मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। क्योंकि टेबल की कन्वेंशन ये है, इस टेबल को जब बनाया गया है ना, तो इसकी कन्वेंशन ये है कि जब भी टेबल क्रिएट होगी तो सीएमएस आईडी जरूर होनी चाहिए। अगर सीएमएस आईडी नहीं होगी तो टेबल क्रिएट नहीं हो सकती। इस कन्वेंशन को हर व्यू फॉलो करेगा। और पहले रिकॉर्ड क्यों नहीं इंसर्ट हो रहा था? इसलिए इंसर्ट नहीं हो रहा था क्योंकि इसको मैं 2 मिनट बंद करूं। पहले रिकॉर्ड इंसर्ट इसलिए नहीं हो रहा था तो मैं नहीं डाल रही हूँ भाई, डिलीट कर दिया मैंने। लेकिन जो व्यू से रेलेवेंट ही डेटा है वो एक्चुअली चेंज हो जाएगा। क्या करूं मैं? इसका हो गया बंद। देखें, ठीक है, अब मैं दोबारा पर्सनल खोल रही हूँ तो ये देखें वो रो ऐड हो गई। वो रो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की थी। ठीक है, ये जो नया स्टूडेंट का नाम और नई डेट ऑफ बर्थ ये मैंने इधर ऐड नहीं की थी, ये मैंने ऐड कहाँ किया था? इधर किया था। लेकिन अब ये ऐड हो गया। अब ये ऐड क्यों हो गया? क्योंकि इसने कन्वेंशन जो है, इसने डेटा वहां से पिक किया स्टूडेंट से। ठीक है, लेकिन इस व्यू का ताल्लुक पूरी टेबल से नहीं है। इस व्यू का ताल्लुक सिर्फ 2 कॉलम से है। एक कॉलम का नाम है नेम और एक कॉलम का नाम है डेट ऑफ बर्थ। इसके अंदर तो चेंजिंग करने का इसको हक है, इस व्यू को, लेकिन और किसी कोई एक्शन लेने का हक नहीं। बिल्कुल यूं समझ लें कि स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर कोई चेंजिंग करने का ताल्लुक फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ताल्लुक सिर्फ ये है कि स्टूडेंट की सीएमएस आईडी ये है, नाम ये, उसने फीस पे कर दी या नहीं कर दी। ठीक है, स्कॉलरशिप वाले जो है उनको आपकी जीपीए में चेंजिंग करने का हक नहीं है। ठीक है, जीपीए का ताल्लुक किससे? एग्जाम डिपार्टमेंट से। तो एग्जाम डिपार्टमेंट बता सकता है कि एक स्टूडेंट कौन है और उसकी जीपीए कितनी है। ठीक है, लेकिन जहां पर आपकी जो स्कॉलरशिप कैलकुलेट हो रही है, हाँ, वो ये डिसाइड जरूर कर सकते हैं कि स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली है। ठीक है, ये वो जरूर इस पे उनका इख्तियार है। तो अब देखें वो स्कॉलरशिप, हालांकि मैंने वहां सेलेक्ट किया था, जब ये मैंने रो इंसर्ट की थी इसमें मैंने स्कॉलरशिप पर टिक नहीं किया था, लेकिन ये मैंने टिक कहाँ से जाके किया? यहाँ से जाके किया। तो जो व्यू क्रिएट करता है, व्यू के अंदर जो जो कॉलम्स होते हैं उसको चेंज करने का तो इसके पास इख्तियार है, लेकिन ओवरऑल पूरे डेटाबेस के ऊपर इसको कोई इख्तियार नहीं है।
आई होप मैं अपनी बात क्लियर कर पा रही हूँ। समझ में आ रही है आपको या नहीं? यस मैम। देखें जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट की शीट, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास 2 स्टूडेंट नजर आ रहे हैं। एक स्टूडेंट है उसने फीस पे की है, एक स्टूडेंट है उसने फीस पे नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल आप जाके फीस पे कर देते हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को हक है वो कह दे कि हाँ ठीक है ये दूसरे स्टूडेंट ने भी फीस पे कर दी। और जब वो ये कह देगा तो अब जब मेन फाइल के अंदर हम जाएंगे स्टूडेंट की तो आप देखें कि यहाँ पर भी पेड फीस नजर आ रही है। फाइल मैनेजमेंट में ये नहीं हो सकता। फाइल मैनेजमेंट में क्या होगा, हर फाइल में जाके आपको मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने फीस पे करने का जो सिलेक्ट किया था वो मैंने किसी दूसरे व्यू में जाकर किया था, लेकिन यहाँ पर भी वो चेंजेस हमें नजर आ रहे हैं। इनकंसिस्टेंसी को खत्म करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों? क्योंकि उसने फिजिकल व्यू और लॉजिकल व्यू को आपसे हाइड कर दिया। आपको सिर्फ लॉजिकल व्यू नजर आ रहा है, लॉजिकली आप चीजों को डील कर रहे हैं और इंटरनली वो खुद ब खुद मेंटेन हो रही है। मैंने जाकर नहीं बताया था कि स्टूडेंट्स की टेबल में भी जाके फीस पे क्लिक कर दो। ये मुझे याद नहीं रह सकता कि एक फाइल की कहाँ कहाँ मैंने कितने व्यूज बनाए और सब में जाके चेंजिंग करनी है। मेरा सिर्फ एक किसी व्यू से ताल्लुक हो सकता है अगर मैं एक डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, लेकिन मैं वहां पर कोई चेंजिंग कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें, इस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ ये है 2020, मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने चेंज कहाँ की है, यहाँ पर की है, यहाँ स्टूडेंट्स में नहीं की है। इसको मैं क्लोज कर दूंगी तो देखें ये चेंजिंग यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। ये फर्क होता है। एक्चुअली फिजिकली तो ये इंटरनली जाकर दूसरी फाइल में कहीं चेंजिंग हुई होगी, एक दूसरी अलग फाइल होगी, सेपरेट फाइल, जहां पर के डेट ऑफ बर्थ अलग से और नेम्स अलग से स्टोर हो रहा होगा। लेकिन आपसे वो डिटेल हाइड कर दी, आप सिर्फ लॉजिकली इस डेटाबेस को डील कर रहे हैं और जो लॉजिकल आप चेंजेस करते हैं वो फिजिकली भी जाकर रेप्लिकेट हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है? ये कोई सवाल और भी आया हुआ, एक मिनट, किसने पूछा है? अहमद उस्मान, गूगल शीट्स को यूज कर सकते हैं कहाँ पर? मैम क्लास के दौरान नाश्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं नाश्ते में मुझे भी बता दिएगा। खा तो नहीं सकती, सुन लूंगी मैं। गूगल शीट्स बेटा कहाँ यूज करना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल गूगल शीट यूज कर सकते हैं। अगर आप जरा लाउडली बोलेंगे तो मुझे आपकी बात समझ में आएगी। गूगल शीट से शेयरिंग हो जाती है। आप अपना माइक ऑन करके जरा बात करेंगे, आप कहना क्या जरा, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आपका क्वेश्चन नहीं समझ, क्वेश्चन है या क्या, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? काशिफ रशीद और रेज्ड हैंड, जी बताइए काशिफ क्या कह रहे हैं? मैम MS एक्सेस की जो ट्यूटोरियल है उसमें एक टर्म यूज किया गया था एक्सप्रेशन बिल्डर, और उसके बारे में थोड़ा बताया गया था, वो थोड़ा समझ नहीं आया, क्या वो आप डिफाइन कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल समझाती हूँ। देखिए एक्सप्रेशन बिल्डर, आम तौर पर जो आम टेबल हम बनाते हैं उसके अंदर ऐसे होता है कि एक मैंने कॉलम बनाया, इसके अंदर मैंने कोई भी डेटा इंसर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया 94। ठीक है, अब ये एक्चुअली मैं कहना चाह रही थी कि ये है मार्क्स। इस फील्ड के अंदर क्या वैल्यू आएगी जब भी मैं इस शीट को इस्तेमाल करूंगी, यहाँ पर मैं जो भी नंबर लिख दूंगी वो मार्क्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभार आपकी कुछ फील्ड ऐसी होती है उनके अंदर मार्क्स ऑटोमेटिकली, या कोई भी वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अच्छा ये तो 100 में समझ में आ रहा है, लेट सपोज हम 50 में से बात कर रहे हैं। 50 में से आपके मार्क्स आ गए 33 किसी स्टूडेंट के। ठीक है, और यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ परसेंटेज। क्या किया है मैंने? ठीक है, मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि परसेंटेज आ जाए उस स्टूडेंट की। 33 तो उसके मार्क्स आए लेकिन परसेंटेज भी आ जाए। अब ये परसेंटेज मैं कैसे कैलकुलेट करूँ? ऑटोमेटिकली क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और फील्ड ऐड करती हूँ 50। ये क्या है? टोटल।
ठीक है। और अब मैं यहाँ चाहती हूँ कि टोटल मार्क्स 50 है और 33 स्टूडेंट के मार्क्स आए। यहाँ पर मुझे बताया कि स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी है, और ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट की इस तरह से मुझे परसेंटेज क्रिएट करके दे दे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, जब हम यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट करते हैं ना डेटा टाइप, तो आप शॉर्ट टेक्स्ट, नंबर, डेट, टाइम सब सेलेक्ट कर सकते हैं। एक कैलकुलेटेड फील्ड का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना भी इसी तरह से होता है। ठीक है, आप चाहे तो मैं यहाँ से आपको वहाँ क्रिएट में जाके एक्सप्रेशन करेंगे तब भी ऐसा ही होगा। कैलकुलेटेड फील्ड मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, किस तरह की कैलकुलेटेड फील्ड मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं फिलहाल नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, एक नंबर आएगा जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा एक एक्सप्रेशन के जरिए। वो एक्सप्रेशन क्या होगी, एक्सप्रेशन ये होगी कि भाई सबसे पहले ले वो स्टूडेंट के मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ मार्क्स। ये मार्क्स कौन से वाले हैं, ये मार्क्स ये वाले हैं। ठीक है, फिर मैं कह रही हूँ कि मार्क्स डिवाइड हो किससे, डिवाइड हो टोटल से। ठीक है, और जो भी इसका रिजल्ट आए वो मल्टीप्लाई हो जाए 100। ओके, तो अब ये देखें परसेंटेज यहाँ पर लिखी हुई आगे, इसको मैं कह देती हूँ रीनेम। ठीक हो गया। अब ये एक स्टूडेंट है, उसको मैं मार्क्स देती हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल इसको मैं मार्क्स दे रही हूँ 76। ये 76 मार्क्स मैं कितने में से दे रही हूँ, 100 में से दे रही हूँ। तो ये देखिए मुझे खुद ब खुद ये बता देगा परसेंटेज कितनी है। 76 मार्क्स अगर मैं दे रही हूँ उसको 150 में से, तो ये मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करके बता देगा। इसको हम कहते हैं एक्चुअली एक्सप्रेशन के थ्रू कैलकुलेट करना। ये एक्सप्रेशन फील्ड होगी। काशिफ समझ में आ रही है बात? हेलो यस मैम, मैम सही है। जी जी। मैम ये तो हमने हो गया अगर किसी की बस कैलकुलेशंस करनी हो, हम्म। लेकिन टेक्स्ट का कैलकुलेशन से क्या लिंक है मैम? वो टेक्स्ट अंदर गिवन था उसके साथ। बेटा एक्सप्रेशन टेक्स्ट का ऐसे हो सकता है, मैंने कभी यूज नहीं किया, मुझे डर लग रहा है थोड़ा करते हुए, लेकिन मैं आपको पहले एग्जांपल समझा दूं फिर हम यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। देखिए ऐसा होता है जी मैम। कभी कभार, मोबाइल नंबर, मैं यहाँ पर एक फील्ड बना देती हूँ मोबाइल नंबर। ठीक है ना, और मैं किसी स्टूडेंट का नंबर लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी का नंबर है 03333 और 12345। ठीक है, अब ये टेक्स्ट है। अगर इंटरनेशनल कॉल मुझे बनानी है, मुझे इसको इंटरनेशनल लिखने वाले ने नंबर इस तरह से लिखा है, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तानी नंबर अगर है इंटरनेशनल तो उसके साथ कुछ यहाँ पर प्रीफिक्स ऐड होना चाहिए था। क्या और ऐड होना चाहिए था यहाँ पे? 09 प्लस 0992 नाइन ऐड टू होना चाहिए था, प्लस का निशान। 92। ठीक है ना। +9 अब ये मैं चाहती हूँ कि जितने भी मोबाइल नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं उन मोबाइल नंबर्स के साथ ये उनका कोड ऐड हो जाए, +92 ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूँ, मैं एक और फील्ड बना सकती हूँ, वहां पर कैलकुलेटेड फील्ड बना सकती हूँ। लेट्स सपोज इसको मैं करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सही हो ना भाई, गलती नहीं हो जाए ऑनलाइन में। अच्छा, तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर आना चाहिए +92। ठीक है, कोटेशन, और इसके साथ लिखा हुआ क्या है, इसके साथ लिखा हुआ है फील्ड 1। फील्ड 1 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। ओके, आया तो नहीं? अच्छा, इसने प्लस कर दिया है, एक मिनट, मैं यहाँ पर प्लस खुद से लिख दूं? मैम पास और फेल की तरह तो नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे पास हैं तो पास आ जाएगा लिखा हुआ, और फेल होगा तो फेल लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन वो तो एक्सप्रेशन नंबर वाली बनेगी ना, लेकिन ये क्योंकि ये टेक्स्ट है ना। हाँ टेक्स्ट के टेक्स्ट केस में ये भी हो सकता है। एक मिनट, मैं इसको ये भी करके देखूं, इसको डिजाइन व्यू में खोलते हैं, डिजाइन व्यू।
ठीक है, और ये मेरे पास जो फील्ड थी नंबर वाली, इसको मैं नंबर से उठा के टेक्स्ट कर दूं। चलें, बहरहाल इसी तरह से है ये भी, कि मतलब आप इसको टेक्स्ट के हवाले से कर सकते हैं। चलिए मैम हम ट्राई कर लेंगे, इसे खुद कर लेंगे, देख लेंगे। हाँ, ये यानी कि अगर आप टेक्स्ट लेवल पर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। चलें, फिलहाल हम पास फेल करके ही देख लेते हैं, पास फेल तो होपफुली हो ही जाएगा। अल्टीमेटली होता ये एक्सप्रेशन फील्ड इसीलिए कि आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देख सकें। ठीक है, और कोई सवाल? है किसी को? तो मैम आप जाएं तो MIS पढ़ लेंगे। हाँ, तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। काशिफ रेज्ड हैंड। जी काशिफ, कहिए क्या कह रहे हैं। मैम एक प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा बता दें कि जो हमें प्रोजेक्ट बनाना है उसमें हमें यानी कि वेबसाइट, हमने प्रपोजल में वेबसाइट के बारे में बताना है, तो वेबसाइट भी हमें कंप्लीट बनानी है और MS वर्ड में भी टाइप करना है या सिर्फ वेबसाइट बनानी है? प्रोजेक्ट का मैं डिटेल डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर दूंगी, उसको देखकर आपको 100% और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके लेकिन मैम। फिलहाल ये है कि पहली बात ये कि अपना फोकस वेबसाइट पर या सॉफ्टवेयर पर ना रखें। ठीक है, आपको क्या ओके मैम। बनाना है, आपको बनाना है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान का हम्म। फॉर्मेट मैं आपसे शेयर कर दूंगी, ठीक है, कि उसके अंदर क्या होना है। लेकिन मैम अगेन वो जो फॉर्मेट होगा ना वो बहुत फ्लेक्सिबल होगा, आप अपनी मर्जी की चीजें उसमें डाल सकते हैं। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक बिजनेस प्लान शेयर कर दूंगी आपसे, डिटेल बिजनेस प्लान। अच्छा, अब जब मैम आप आप वैसे बिजनेस, एक जी जी एक मैम मिनट में बात पूरी कर लूं। जब आप हाँ बिजनेस प्लान अपना बना लेंगे तो बिजनेस प्लान जरूरी नहीं है कि समझ में आ जाए पूरा ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो विजुअली आपके दिमाग में तो होंगी, आपको समझ में आ रहा है कि वो चीज आप कैसे दिखाना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो नहीं समझ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। अच्छा, मैंने जिंदगी में ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर देखे हैं, तो मुझे पता है, अंदाजा है मुझे कि ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर ऐसा होगा। फिर भी ऐसा हो सकता है कि जो मैं सोच रही हूँ और जो आप बनाना चाह रहे हैं उसमें डिफरेंस हो। इवन ग्रोसरी स्टोर के केस में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे ऐसे, जाहिर है, और मेरी इनकरेजमेंट भी यही है कि आप ऐसा कोई आइडिया लेकर आए कि जो शायद मैंने पहले कभी देखा ना हो। आमतौर पर ऑनलाइन बिजनेस वैसे ना होते हो, तो वो आप मुझे समझाएंगे कैसे? वो समझाने के लिए मुझे एक विजुअलाइजेशन चाहिए। ठीक है, वो विजुअलाइजेशन हो सकती है वेबसाइट की शक्ल में। पूरी वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक दो पेजेस बनाकर मुझे समझा सकते हैं कि देखें वेबसाइट की पहली स्क्रीन ये होगी, इसके अंदर ये चीजें पूछी जाएंगी, अगली स्क्रीन पर जाएंगे तो कस्टमर ऐसे कह सकता है, दूसरी स्क्रीन पर जाएंगे तो कस्टमर ऐसे कह सकता है। अगर वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो ठीक है। या आप डेटा स्टोर करने की, किसी ने कहा कि भाई मैं ऑनलाइन पोलिंग सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, कि भाई जो हम वोट डालते हैं पर्सनली जाकर, जाहिर है कि उसमें करप्शन के चांसेस होते हैं, उसमें ये हो सकता है कि लोग जो है वो गलत वोट डाल दें। तो उस फोर्जरी से बचने के लिए हम ऑनलाइन वोटिंग करेंगे। तो वो ऑनलाइन वोट स्टोर कैसे होगा, तो एक भाई एक्सेल की शीट बनाकर दिखा दें या मुझे कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाकर दिखा दें, मुझे समझ में तो आ जाए कि वोट स्टोर कैसे होगा। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा कैंडिडेट जीता कौन सा हारा? तो ये मैं चाह रही हूँ। इसके लिए आप MS एक्सेस इस्तेमाल करते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। इसके लिए आप कोई वेब डेवलपमेंट टूल थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। इवन एक्सेल का भी इस्तेमाल करते हैं और उसको सही वे में यूज करते हैं, मेरे लिए बिल्कुल 100% एक्सेप्टेबल है। इन सब में से कुछ नहीं कर पाते और आपकी ग्राफिक स्किल्स अच्छी हैं, आप सिर्फ इमेजेस की सूरत में मुझे पेंट ब्रश में जाके या फोटोशॉप में जाके आप स्क्रीन बना के मुझे समझा देते हैं कि देखें पहली स्क्रीन ये, दूसरी स्क्रीन ये, मुझे उससे भी एतराज नहीं है। बस आपके डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ विजुअलाइजेशन मुझे स्क्रीन पर नजर आए कि भाई ये
सॉफ्टवेयर चल कैसे रहा होगा। जी आप पूछें जो पूछ रहे थे। मैम बस आप हमें टेम्पलेट बता दीजिएगा या दे हाँ दीजिएगा ताकि टेम्पलेट मैं आपसे शेयर कर दूंगी, हाँ उस हिसाब से मगर प्लान बना टेम्पलेट का सके। यही मसला है ना कि बिजनेस टू बिजनेस चीजें वेरी करती हैं। मैं जो आपसे टेम्पलेट शेयर करूंगी वो एक पर्टिकुलर बिजनेस के हवाले से होगा, आपका जो भी आइडिया है उससे कम ज्यादा फर्क हो सकता है, तो आप अपना टेम्पलेट ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसमें कोई चीज ऐड कर सकते हैं, उसमें से कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सही है। उसको एज इट इज फॉलो करना जरूरी है, लेकिन हाँ उससे बेहतर की तरफ जाना है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जो मैंने टेम्पलेट शेयर किया था उतना भी ना बनाए और उससे भी कोई आप कम डिटेल शेयर कर दें और फिर कहें आप कि भाई हमने देखें बना लिया है और आपने तो कहा था कि आप जरूरी नहीं कि उसको फॉलो करें। उसको फॉलो ना करने का मतलब ये है कि आप उससे बेटर कोई दूसरा अल्टरनेटिव फॉलो करें। अगर आपके पास उससे बेटर अल्टरनेटिव नहीं है तो फिर आप उसी को फॉलो करें जो मैं शेयर करूँ। ठीक है मैम। रमीजा आपको कोई क्वेश्चन है? आप मुझे यस पूछिए। मैम, मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट्स बोला था कि अभी भी मतलब जैसे अभी भी ये में ख्याल रखना है प्रोजेक्ट में, बेटा मैंने फाइनल इन्वेस्टमेंट नहीं प्रोजेक्ट। बोला, वही मैं आपको ईमेल में बात समझा नहीं पा रही हूँ। देखिए मुझे फिलहाल मैं प्रपोजल पे वापस आ रही हूँ, मैं आपको बिजनेस प्लान पे भी ये चीज समझा दूंगी। अब बिजनेस प्लान में तो मैं ऑलरेडी आपसे डॉक्यूमेंट ही ऐसा शेयर करूंगी कि आपको 100% समझ में आ जाएगा कि मेरा मतलब क्या है। देखें जब मैंने आपके प्रपोजल खोले हैं, प्रपोजल के अंदर मैंने कुछ खूबियां ढूंढी। सबसे पहला मैंने खूबी ये ढूंढनी चाहिए कि बिजनेस आइडिया ऐसा हो कि वो मैंने देखा ही ना हो। जैसे किसी ने जब उबर या करीम प्रपोज की होगी, जो पहला बंदा होगा जिससे पहले कभी ऐसा होता ही नहीं था, या किसी ने फूड पांडा को प्रपोज किया होगा, तो कितनी हैरान कुन बात होगी कि अच्छा इतनी आसानी से हम कन्वेंस को जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, इतनी आसानी से हम फूड का ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट खुशी या रिकमेंडेशन ये थी कि आपका बिजनेस आइडिया बहुत ओरिजिनल और नया हो। बात ही क्या है, बेहतरीन। अच्छा चलो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा नहीं किया, कोई मसला नहीं। अच्छा अगर आपका बहुत ओरिजिनल आइडिया था और बिल्कुल नई चीज आप लेकर आए जो आपने कभी पहले देखी ही नहीं है, जो कभी हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि इस तरह भी पैसे कमाए जा सकते हैं, और आपने वो बिजनेस आइडिया कर दिया, वो आप मुझे एक पैराग्राफ में भी समझा दें मेरे लिए सफिशिएंट है। क्योंकि इतना ही कमाल काफी है कि आपने आइडिया ऐसा मुझसे शेयर किया है कि वो कभी मैंने पहले सुना ही नहीं। ठीक है ना, वो एक बहुत इनोवेटिव आइडिया है। अगर उसको समझाने में आपसे कोई कमी बेशी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा नंबर 2, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जिस्टिंग आइडिया उठाया जो कि ऑलरेडी पहले चल रहे हैं। जाहिर है कि इतने सारे के सारे स्टूडेंट तो नया आइडिया नहीं लेकर आ सकते। किसी ने कहा ऑनलाइन बेकरी, किसी ने कहा ऑनलाइन इवेंट मैनेजमेंट, किसी ने कहा ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, अच्छा लेकिन आइडिया तो आपका है ना, चाहे वो एग्जिस्ट कहीं करता भी है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बताएगा कि आप उस चीज को कैसे देख रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको MIS पढ़ा रही हूँ अपने तरीके से, कोई दूसरा टीचर आकर यही आउटलाइन फॉलो करेगा, यही पढ़ाएगा, उसका अपना वे होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको लगेगा कि कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो अगर आप कोई एग्जिस्टिंग आइडिया भी उठा रहे हैं, वो आपने एक्सप्लेन कैसे किया है। दूसरी चीज मैंने ये देखी है कि आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन कैसा है, आपने उस आइडिया को एड्रेस कैसे किया है। तीसरी चीज ये कि आपने जो आइडिया बताया है वो प्रैक्टिकल भी है, वो हो भी सकता है या नहीं। जैसे कि कोई कहे कि भाई किसी डिवाइस को किसी ने कहा कि मैं ये डिवाइस सेल करूंगा या करूंगी, एक ऐसी डिवाइस जो कि ऑटोमेटिकली आपकी डिजीज बता दे और वो आपको डिजीज के लिए मेडिकेशन भी जो है सजेस्ट कर दे। अच्छा ये जिस किसी का भी आइडिया है, मुझे ये बताएं कि उस मैनेजर का क्या कमाल है। आपको तो ये समझाना चाहिए कि ऐसी डिवाइस आप बनाएंगे कैसे, किन लोगों को हायर करेंगे। अगर आपका, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे हर हर प्रोजेक्ट के अंदर ये चाहिए कि आप लोगों को हायर कैसे करेंगे, मगर आपने अगर आइडिया ये प्रपोज किया है कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर सेल करने वाले हैं, तो सारा कमाल जो मुझे सारा कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है वो तो सॉफ्टवेयर को बनाने वाले का है ना। आपका एज अ मैनेजर कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर आपने कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सेल कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी तो आप नहीं बनाएंगे, टेक्नोलॉजी तो वो बनाएगा, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट। आपने उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया वो मुझे समझाएं। ठीक है ना, आपने भी किसी टेक्नोलॉजी का जिक्र किया कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो मैं सेल करूंगी, वो टेक्नोलॉजी आपने बनाई? नहीं, वो आपने नहीं बनाई। इवन कि आपका जो वो प्लेजरिज्म भी ये बात बता रहा था कि आपने वो आइडिया कहीं से पिक किया, लेकिन आप कह रही हैं कि नहीं मेरी बात सुन ले, आप कह रही हैं कि मैंने वो खुद, मेरा अपना आइडिया था, मैंने वहां से पिक नहीं किया, वर्ड टू वर्ड मैच हो रहा है। चलो मैं मान लेती हूँ आपका अपना आइडिया था और बाद में मैच हो गया।
मान लेती हूँ, मुझे ये समझाएं कि उसमें आपका क्या कमाल है। अगर वो बिजनेस कल को सेल वो हो भी जाता है, वाकई वो एक बिजनेस आ जाता है, उसमें आपका क्या कमाल है? वो तो जिसने मैम वो टेक्नोलॉजी बनाई उसका कंट्रीब्यूशन है ना, आपका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? मैम बिजनेस तो ऐसे ही होगा ना, बनाएगा कोई और। मैंने ना आइडियाज मैंने खुद ठीक। इनोवेट किया था, ठीक है। मैंने फिर जब सर्च किया तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि मैम बिल्कुल मान लिया पॉसिबिलिटी थी मैं वो आप उस पर एग्जिस्ट बहस करेगी। कर ही नहीं रही, बिल्कुल आपने पहले वो आइडिया बना लिया, आपने पहले सब कुछ लिख लिया और और मैंने बाद में सर्च आपने किया तो सर्च ऑलरेडी किया एग्जिस्ट। और बाद में वो चीजें कॉपी हो गई, ठीक है मान लिया मैंने। हाँ। मुझे सिर्फ यहाँ पर इस बात पे मैं आपसे बहस ही नहीं कर रही, मैं आपसे बहस इस बात पे कर रही हूँ कि अगर एक टेक्नोलॉजी बनी बनाई एक डिवाइस आप सेल करने वाली है, तो उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आपको तो ये बताना है ना कि भाई ये डिवाइस मैं खरीदूंगी कैसे, ये डिवाइस मैं बनवाऊंगी कैसे। अच्छा, जब मैं ये डिवाइस कहीं से खरीदूंगी या किसी से बनवाऊंगी तो इतने पैसे तो मेरे ऑलरेडी खर्च हो जाएंगे, तो बेच के मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊंगी? मुझे अपना कंट्रीब्यूशन एज अ मैनेजर समझाए ना कि भाई ये बिजनेस आइडिया मेरा है। मैं तो कहूंगी कि भाई मुझे वो बंदा दिखाओ जो ये मशीन बनाने वाला है, और मैं सारे 100 के 100 मार्क्स उसको देने को तैयार हूँ। आपको किस बात पे मार्क्स दूं? मैम मेरा तो बिजनेस है ना, मैं तो तो सेल वही तो करूंगी और बिजनेस आपने बाकी। समझाया नहीं ना, मैं वही बात कह रही हूँ, आपने सारा अच्छा। फोकस किया टेक्नोलॉजी के ऊपर कि ये डिवाइस हम्म। होगी, वॉल पर ये स्क्रीन आ रही होगी, ये इंस्टीट्यूट में लग सकता है, उधर लग सकता है। लग तो सकता है बेटा, आपके पास कहाँ से आएगा ये? एक मैनेजर के पास इतने स्किल नहीं होते। तो समझाना आपको ये था कि ये बिजनेस आप रन कैसे करेंगे, जो कि उसके अंदर मिसिंग था। मैम ये फाइनल में नहीं करेंगे वैसे, मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेन, मतलब प्रोजेक्ट जो होगा। बेटा आपका आइडिया ये था ना, मैं तो आपसे बिजनेस करने का पूछ रही हूँ। हर स्टूडेंट से, चाहे उसने एक पैराग्राफ भी लिखा है ना, मैं उससे पूछ रही हूँ कि आप बिजनेस कैसे करेंगे, आप पैसे कैसे कमाएंगे, क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को आप हल कैसे करेंगे। राइट। बाकी ठीक है, मैम ये मैंने ऑनेस्टली मैंने वो उठाया नहीं है, मैंने मतलब देखा था, तो फिर अच्छा चले, ऑब्वियसली मैंने अब मैं सर्च बहस कर किया। रही हूँ उस बात पे। नहीं ऐसा नहीं मैं। कैसे हो सकता है? मैं रिसर्च की स्टूडेंट हूँ बेटा, एमएस मैंने किया है, 2-4 पब्लिकेशंस ऑनलाइन मैंने किए हैं। हमारा दिन रात का काम है प्लेजरिज्म और इन चीजों को डील करना। मुझे ये बताएं एज इट इज कैसे हो सकता है कि आपका मैम वो एक आइडिया, आपने वर्ड्स जो लिए वो वहीं के वहीं सब कुछ कॉपी हो जाए। सिर्फ मैम रेफरेंसेस की बात नहीं है, सिर्फ रेफरेंसेस की बात नहीं है, आपके पैराग्राफ भी 50% जो है लाइंस भी वही की वही थी। ऐसा कैसे हो मैम सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कैरेक्टर्स तो ऑब्वियसली मैं मुझे नहीं, खुद को तो नहीं पता होगा, मैं सर्च करूंगी ना। बाकी मतलब आप देख लें भले, कोई बात नहीं। मैं वही आपको समझा रही हूँ कि प्लेजरिज्म का जो मैंने टर्निटिन असाइनमेंट रखी, टर्निटिन असाइनमेंट का रीजन ही यही था कि टर्निटिन आपको ना सिर्फ ये बताता है कि कौन कौन सी लाइंस इंटरनेट से कॉपीड है, बल्कि वो आपको वो लिंक्स भी दिखा देता है कि कहाँ कहाँ से, वो आप खोल के एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वहाँ क्या लिखा हुआ था। तो जी जी मैंने ठीक है, देखा अब था वो कैरेक्टर्स। तो अब वो मुझे एक जगह लिखा हुआ नजर आ रहा है। इवन मैंने उसको मना तो नहीं किया, आप कहीं और के आइडिया से इंस्पायर हो सकते हैं, मगर उसमें आप अपना कोई कंट्रीब्यूशन तो ऐड करें ना कि हाँ ठीक है ये यहाँ हो रही है ये चीज। बहुत सारे मतलब 3-3 4-4 स्टूडेंट ने मुझे ग्रोसरी शॉप ही भेजी है, कई लोगों ने ऑनलाइन डेयरी शॉप ही भेजी है, लेकिन सबका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अलग है, सबकी रिपोर्ट अलग है। ऐसा नहीं है कि वर्ड्स मैच हो रहे हैं, हालांकि सारे के सारे ग्रोसरी शॉप ही बना रहे हैं, हालांकि सारे के सारे डेयरी शॉप ही बना रहे हैं। तो वही बात है कि जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो आपका वे डिफरेंट हो जाता है। आपका क्यों नहीं हुआ मैं नहीं समझ पा रही हूँ, और यही मेरा पॉइंट था। मैम ये बता दें आवाज। मैम ठीक है, पूछे। डिस्ट्रक्शन। क्या बता दूं? मैम ये बता फाइनल प्रोजेक्ट के लिए कि मतलब ये प्लेजरिज्म वगैरह थोड़ा क्लियर कर देंगे कितना एक्सेप्टेबल है। प्लेजरिज्म 0। और 0 और थोड़ा बहुत तो मतलब एटलीस्ट 10% रख देना, क्योंकि ये मैं मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ पता कि था। मेरे लिए 100% मुझे पसंद वो आएगी, क्योंकि आपको ऑनेस्टली बताऊं, माशाल्लाह आप लोग 133 रिपोर्ट्स आई है मेरे पास, उनमें से 100+ है जिनका प्लेजरिज्म 0 था। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप सब लोगों का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि 100% स्टूडेंट ने खुद लिखा, किसी ने बहुत अच्छा लिखा, किसी ने एवरेज लिखा, जो कुछ लिखा मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल है। 100% मैं उसके उस स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करती हूँ जिसने खुद लिखा। ठीक है, तो मेरे लिए तो प्लेजरिज्म 0 चाहिए, लेकिन मैं मना नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आप कहीं से पिक करें आइडिया, कहीं से वर्ड्स भी पिक कर लें, ठीक है कर लें, लेकिन उसके बाद आपकी अपनी, मुझे नजर आए ना कि आपका अपना उसके अंदर क्या है, जरूर अपना कंट्रीब्यूशन आपका नजर आए। ठीक है, लोगों ने 24 प्लेजरिज्म, इवन एक स्टूडेंट का 50% भी प्लेजरिज्म था, तो मैंने उसको 0 मार्क्स तो नहीं दे दिए कि नहीं ये तो आपने सारा कॉपी किया।
ठीक है, वो 50% प्लेजराइज करने के बाद उसमें कुछ 50% अपना भी लिखा, तो वो भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन बात ये है कि इनोवेशन आपको खुद करनी है, आपको अपना जितना ज्यादा उसके अंदर आप कंट्रीब्यूशन रखेंगे उतना ज्यादा मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी, उतना ज्यादा मैं उसको वैल्यू दूंगी। ओके जी डन हो गया। और किसी को कोई सवाल प्रोजेक्ट के हवाले से? जी दीवान। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि एलएमएस में पता नहीं क्या इशू है, मार्क्स वगैरह शो नहीं हो रही। बेटा आपका मुझे नहीं समझ में आया, मैं आपको अपना एलएमएस खोल के दिखाऊं 1 मिनट, अगर आपको नजर आए। मुझे तो हैरत है कि भले मैम। आपने जो असाइनमेंट सबमिट कराई ना, वो आपके नाम के साथ तो मुझे जी नजर ही नहीं आ रही। और एक और आ रहा है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला है या असदुल्ला, सॉरी असदुल्ला नेम से एक स्टूडेंट आ रहा है और वो लिखा हुआ है अनएनरोल्ड, यानी कि वो मेरे पास एनरोल्ड भी नहीं है, लेकिन कैसे उसकी अपडेट हुई है असाइनमेंट और उसमें आपका प्रपोजल है। तो ये तो मेरे लिए हैरान कुन बात थी, लेकिन बहरहाल मैंने जी वो मैम, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। यस, तो मैंने जब सबमिट किए थे तो स्क्रीनशॉट भी लिया था उसका, वो मेरे पास पड़ा है। नहीं, लेकिन मुझे अभी मैं जरूरत जब ही नहीं है ना, एलएमएस क्योंकि ओपन मैंने कर रहा जब हूँ तो खोल के मुझे देखा तो वो रिपोर्ट आपकी थी और वो नजर आ रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है आपसे जी स्क्रीनशॉट या उसका एविडेंस लेने की। लेकिन मैंने मार्क्स वही दे दिए, मैंने आपको। पता नहीं मैम, एलएमएस का इशू है शायद। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नहीं आएगा, लेकिन लेट सपोज अगर आए तो आप पहले से आईसीटी डिपार्टमेंट से या मुझसे ये बात शेयर कीजिएगा कि ऐसा कोई इशू आ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह दोबारा नहीं आएगा। उन दिनों में जब आपने रिपोर्ट भेजी जी है तो एलएमएस जो है वो अंडर डेवलपमेंट था, बहुत सारी इसकी चीजें बनाई जा रही थी, बहुत सारी चीजों पर काम हो रहा था। तो जी अब तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई इशू आएगा, लेकिन फिर भी अगर आ गया ठीक है तो मैम। आप जो है वो पहले मार्क्स तो से। दे दिया ना आपने? जी जी मैंने मार्क्स दे दिए। ये देखें, आपको नजर आ रही है ठीक है स्क्रीन पे, अपना नाम नजर आ रहा है? जी मैम। ठीक है, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कुछ सबमिट ही नहीं हुआ है। यहाँ पे नजर आती है ना फाइल, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आता ये है अगर स्टूडेंट असदुल्ला कुछ है अपलोड जो करता है। नॉन मेरे पास एनरोल्ड है। यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पर देखें असदुल्ला लिखा हुआ आ रहा है और नॉन जी एनरोल्ड स्टूडेंट, बाकी सारे तो आप सब एनरोल्ड है ना, ये नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट आ रहा है। इसका जब मैं खोलती हूँ प्रपोजल तो आपका प्रपोजल खुलता है। ठीक है, तो मैंने मार्क्स भी यहीं दे दिए। मुझे नहीं पता ये कैसे ठीक हुआ है है, लेकिन कोई बात नहीं, असल मार्क्स तो मैम आपके सीएमएस पर ही जाएंगे, असल मार्किंग तो सीएमएस पर होगी, तो मैं वहां पर यही वाले मार्क्स आपके इंसर्ट कर दूंगी। लेकिन बाकी जो हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टाइम भी जब आप करें तो अगर ऐसा कोई भी इशू है। अच्छा, और बहुत सारे बच्चों का ये भी मसला आ रहा है कि जब आप शेयर कर रहे हैं पता नहीं आपने अपलोड कैसे किया है, जैसे सिमिलैरिटी रिपोर्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स की आई नहीं। तो अभी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, विदाउट सिमिलैरिटी रिपोर्ट भी अगर किसी ने भेजा है तो मैंने खुद से उसकी सिमिलैरिटी निकाल ली है और मैंने खुद से उसको मार्किंग कर दी है। लेकिन फाइनल के मैम केस में प्लीज आप लोग, क्योंकि अब आपको यूज करना आ गया है, अब आप फर्स्ट टाइम यूज नहीं कर रहे होंगे, सेकंड टाइम यूज कर रहे होंगे, मेक श्योर करें सबमिशन से पहले कि सिमिलैरिटी रिपोर्ट आ गई है, तभी सबमिट करें। अगर सिमिलैरिटी रिपोर्ट नहीं आ रही तो ये पहले मसला रिजॉल्व करें, उसके बाद सबमिट करें। विदाउट सिमिलैरिटी एक्सेप्टेबल नहीं। मैम मैम सुने। जी मैम पहले मैम मैं वलीद, वलीद जी बात वलीद कर बोले। मैम, ये जो आपने वो मेरे मार्क्स दिए उसकी वजह मेरे मुझे भी कम दिया आपने। आपके मार्क्स बेटा, ये आप तो मैम जो मैं अभी सिमिलरिटी नाम जीरो नहीं आई लेना है। चाह रही थी, मगर आपका ही तो मसला है, आपके 58% प्लेजरिज्म। मैम चेक कर लें, जीरो आई है मैम, जीरो है मेरी। खुला हुआ है मेरे सामने जी। जब वो तक कि मैं इनका वलीद का खोल रही हूँ तब तक दूसरा कौन पूछ रहा था? रमीजा पूछ रही मैम थी। मैं सबाहत 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 जी, सबाहत। रिपोर्ट देख के फिर सबमिट करें। मैम हमारा तो शुरू से यही होता है, हम सबमिट कर देते हैं फिर सिमिलैरिटी रिपोर्ट आती है। हाँ हाँ, तो सबमिट करने के बाद आ जाएगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सिमिलैरिटी रिपोर्ट आ गई। आपका तो मसला ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की सबमिट होने के बाद भी फाइल सबमिट हुई हुई है, लेकिन उसकी अब ये देखें, यहाँ पर एक फाइल सबमिट हुई हुई है, नजर आ रहा है? आप नहीं है, कोई स्टूडेंट है, यस मैम। उसकी फाइल सबमिट हुई है लेकिन उसकी सिमिलैरिटी नहीं आ रही। ऐसा केस आपके साथ नहीं होना चाहिए जब आप सबमिट कर रहे हो। मैम मेरा देखो। जी जी मैं आपका ही ढूंढ रही हूँ। ओके मैम, मैम अगर ऐसा थैंक केस यू हो मैम। तो फिर हम क्या करें अगर रिपोर्ट ना आए सिमिलरिटी? मेरा बच्चा ऐसा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम है आप उसको दोबारा रीसबमिट कर दें, या पहले से आप मुझे ठीक बता है दें कि ऐसा इशू है तो मैं उसका कुछ रिजॉल्व करने का आपको बता दूं। आम तौर पर ऐसा नहीं होगा, ऐसे 100 में से एक मैम, दफा ही मेरे होगा। सीएमएस में भी यही इशू है, क्या इशू है बेटा? सिमिलरिटी शो नहीं होती। होती एक दफा नहीं हुई होगी, ऐसा नहीं कि हर दफा नहीं होगी। अगर दोबारा ना हो तो प्लीज आप हर मुझे बताएं। दफा नहीं होती, हर दफा कोई भी मतलब किसी से भी सब्जेक्ट का है ना, कोई भी असाइनमेंट वगैरह सबमिट करता हूँ तो सिमिलरिटी शो नहीं होती। तो बेटा या आप को अभी से इससे पहले कि सबमिट करने का नौबत आए,
आपको जो है वो करना जी चाहिए। अच्छा नहीं, ये 1000 खाने जिनकी 50% है सिमिलैरिटी। आपको ये उनसे आईसीटी डिपार्टमेंट को ईमेल करें, उनको ये बताएं कि भाई टीचर्स जो है उनको ये कंसर्न है कि सिमिलैरिटी शो नहीं होती, आप क्यों नहीं होती। मैम जी मैम। जी मैम मेरा आपने 58 के उसके चक्कर में मेरा कर दिया। नहीं नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ आपका सीएमएस आईडी पता नहीं क्या है। 013180233। मार्क्स कितने हैं? मैम 6 0 सिमिलरिटी है। तो आपका कुछ और मसला होगा ना, मैं देखती हूँ देखिए मैम क्या क्या था पता आपका आपने आइडिया, क्या था, गलती से जरा दे मुझे दिया। ये बताएं जब तक वो मुझे मिले। स्क्रीन शेयरिंग से वो किसी का सॉफ्टवेयर, जैसे किसी का कंप्यूटर खराब है तो जैसे आप वो मुझे अगेन स्क्रीन यही शेयर वाला करोगे मैं सवाल आ आपको गया ना, बताऊं। अब ये रमीजा वाला ही सवाल है, मुझे खोलने की जरूरत ही नहीं है। रमीजा के भी शायद इतने ही मार्क्स। देखिए, आपने स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर बेचना चाह रहे हैं या उससे काम करना चाह रहे हैं, इसमें आपका क्या कमाल है? मुझे अपना मैम अगर बिजनेस आइडिया समझाए ना कि आप किस तरह से ढूंढेंगे, किस तरह ये सॉफ्टवेयर डेवलप देखिए करवाएंगे, मैम क्या पता किस आपने तरह गलती इसको से कर दिया बेचेंगे। हो। इस सॉफ्टवेयर की बात शेयर कर देना कि ऐसा सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, सॉफ्टवेयर बनाने वाले का कमाल है। आपको बिजनेस सर्वाइवल की जो डिटेल्स हैं वो मुझसे शेयर करनी है कि ये बिजनेस आप स्टार्ट कैसे करेंगे, इसके फंड्स कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये डिवाइस तो आपके पास नहीं बनी हुई ना पहले से, तो ये कहाँ से बनेगी, कौन बनाएगा, कैसे इसको मार्केट करेंगे, इसमें जो भी कंसर्न आ सकते हैं प्राइवेसी के वो कैसे होंगे, वो चीजें सारी मिसिंग थी। ठीक है ना, मैम वैसे डिवाइस। किया तो मैंने खुद था। देखिए आप भले सिमिलरिटी चेक कर ले 0 की। मेरा बच्चा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं आपको वही तो समझा रही हूँ, आइडिया आपका अपना है, लेकिन उस जो चाह रही हूँ उसका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा ना। आपने मुझे एक डिवाइस का नाम दे दिया कि मैं डिवाइस सेल करूँ, उस डिवाइस की डिस्क्रिप्शन का मैं क्या करूँ? मुझे आपसे डिवाइस की डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि एज अ मैनेजर आप वहां पर क्या कर सकते हैं। क्या आप वहां पर ऐसे ही खड़े होंगे, बस उस बंदे पर डिपेंडेंट होंगे जो वो डिवाइस बना रहा है, और बस आप उसको देखते रहेंगे कि बस तुम्हारा काम है, तुम देखो मेरे बिजनेस। नहीं, आप बताएंगे ना कि ये बिजनेस रन कैसे हो रहा होगा, इसमें एज अ मैनेजर आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। मैम मैम जी फिर भी देख लें, बाकी मैंने फुल जी किया जी, था, देख लेती हूँ जी। किया खुद था मैंने। सोहेल ठीक है अहमद मैम। रेज्ड हैंड जी। मैम मैंने भी है ना सही लिखा, आपने सिर्फ कहा था कि आपको बताना है प्रोजेक्ट में कि आपने क्या करना है, तो हमने वो सारा कुछ लिखा, फिर भी आपने मार्क्स कम दिए हैं। कितने दिए? 6 दिए आपको भी। क्या आइडिया था आपका? ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में ऑनलाइन ग्रोसरी में यही है कि प्लेजरिज्म कितना था? 0% था मैम। यही है सवाल, ये कि आपने किस तरह से जो चीजें उसमें शेयर की हैं। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर की बात की है, जाहिर है आइडिया तो ओरिजिनल नहीं है। आइडिया ओरिजिनल होने के बाद कम से कम अगर डॉक्यूमेंट आप इतना अच्छा बना लेंगे, वो डॉक्यूमेंट सब चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मे बी आपका डॉक्यूमेंट भी इतना अच्छा नहीं होगा शायद। मेरे मैम पास आपने मैम कहा था प्रपोजल में मैम बताना लिसन 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 कैसा है, करना क्या है, प्लीज। उसमें इतनी डिटेल्स नहीं देनी, फॉर्मेट भी फॉलो इतना नहीं करना, आपने आपने मेरा यही बच्चा, किया। मेरी बात समझे, वो तब की बात है कि जब आपका आइडिया बहुत अच्छा है। ये क्या मतलब, ये तो मैं बैठे बैठे कह दूं इसमें आपने मेहनत क्या की, मैं मेहनत भी तो देखूंगी ना, या मैं ऐसे हलवे में बना के आपको मार्क्स दे दूंगी? फिर मुझे एक्टिविटी रखने की क्या जरूरत थी? प्रपोजल में फिर हमने मुझे ये तो ऐसे ही होता लिखा ना कि मैं अनाउंस कर देती कि बस मुझे ये स्टूडेंट है। इतना अच्छा लगता है, इसके मार्क्स 8 हैं, ये स्टूडेंट कम अच्छा लगता है, इसके मार्क्स 9 है, इसके मार्क्स 6 है। आपको कंट्रीब्यूशन में आपका देख रही हूँ कि आपने उस असाइनमेंट के अंदर मेहनत कितनी की है। कुछ और कंट्रीब्यूट ना करें, दिमागी कंट्रीब्यूशन कर देते, आप बहुत अच्छा आइडिया सोच लेते, इनोवेटिव आइडिया सोच लेते, 2 लाइन में लिख के मुझे भेज देते। आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता उस डॉक्यूमेंट में, मगर ये होता है कि आपने कम से कम अपना दिमाग तो खर्च किया उसके ऊपर। दिमाग आपने खर्च नहीं किया। ठीक है, तो आपने कहा अब था जब वो आपने एक ऑनलाइन आइडिया आइडिया उठा लिया तो कम से कम उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर दें। दोबारा मैं आपको क्राइटेरिया दिखा देती हूँ, दोबारा दोबारा दोबारा, ये रहा क्राइटेरिया। ये मैंने प्रपोजल की जो वीडियो अपडेट की थी उसके अंदर भी मैंने ये बात की थी, ये जो प्लान मेरा बना हुआ है इसके अंदर भी ये बात अपडेटेड है। यहाँ नहीं, ये पुराना वाला प्लान है, फर्स्ट वीक के अंदर आई थिंक। सबसे पहली चीज है ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया। ये सारी बातें तब हो रही थी कि जब आपका आइडिया ओरिजिनल है।
आपका आइडिया ओरिजिनल तो नहीं है, आपने किसी और के आइडिया से इंस्पिरेशन लिया है, ठीक है, तो फिर क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट ही अच्छी हो जाए। वो भी अच्छी नहीं, मुझे ये समझाएं कि आपने उसमें मेहनत किस चीज में की, कौन सी चीज थी जो आपकी बहुत मेहनत वाली थी, जिसपे आपको 6 से नहीं 7, 8, 10 नंबर मिलने चाहिए। मैम आपने यही कहा था ना क्लास के दौरान, आपने यही कहा था कि आप बेटा ये थोड़ी बहुत आपका एक्सप्लेन समझने कर का फेर सकते है, हैं। अगर कि मैंने ये कहा था तो बाकी वो लोग तो स्टूडेंट जो है वो तो बेवकूफ है कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट पे इतनी मेहनत की, इतना अच्छा डॉक्यूमेंट बनाकर भेजा, कई पेजेस का भी बनाकर भेजा, आइडिया इनोवेटिव सोचा, तो वो तो बेवकूफ है। उनको पता ही नहीं था कि मैंने तो ये कह दिया है कि बस आप कुछ भी आइडिया रखें, 2 लाइनें मुझे लिखकर भेज दें और मैं आपको मार्क्स दे दूंगी। इतने बेवकूफ स्टूडेंट भी क्लास में मौजूद है कि जब मैं 2 लाइनों पे मार्क्स देने वाली थी तो उन्होंने इतने लंबे लंबे मेहनत से डॉक्यूमेंट बनाए, इतने नए नए आइडिया सोचे। मैम हमने एक्सप्लेनेशन तो दी है ना। आपके पास दोबारा, अब आपको मेरी बात समझ में आ गई, चलें ठीक है, मैं ही गलत थी, मैं गलत हूँ, मैं आपको समझा नहीं पाई अपनी बात, आप बिल्कुल ठीक हैं। अब नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं, अब आपके पास आखिरी कंसर्न ऑप्शन था, ये है मैंने कि ये आपको तो बता थे दिया। 10 नंबर, अब अब है आपकी 20 मर्जी, नंबर। आप टीचर हैं। 20 नंबर मिलेंगे आपको फाइनल रिपोर्ट के ऊपर। अगर मैंने यहाँ नहीं पर मैम मेरा गलत जो चेकिंग कंसर्न की था भी है मैंने तो आपको आपकी बताया। प्रेजेंटेशन सबके सामने होगी, और आपकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो अब आपको पता चल गया कि मेरे दिमाग में क्या चीजें हैं जो कि शायद आपको पहले नहीं समझ में आया था, अब तो आपको समझ में आ गया ना कि मैं ऐसे चेक करती हूँ। मैं सही है ये मैम। मैं ये चेक करूंगी सिर्फ और सिर्फ मेरा कहने का, जब मैं ये मकसद कहती हूँ ना कि आप मुझे एक पैराग्राफ भेज दें, बहुत ज्यादा ये स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि मैं मतलब बुरा नहीं मानिएगा, या ऐसा नहीं कहिएगा कि मैडम पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं, मगर अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप मुझे 2 लाइन लिखकर भेजेंगे तो मैं अंडरस्टैंड कर लूंगी कि आपने उसमें क्या काम किया, आपने उसमें कितनी मेहनत की। आपके 2 सही है मैम। लाइन भी मेरे लिए, मेरे अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इतनी मेहनत करें कि आप कुछ करके भेज दें, ठीक है। तो मेरा कहने ठीक का ये, है। मुझे आप अपना कंट्रीब्यूशन दिखाएं, मुझे आप अपनी मेहनत दिखाएं, कहीं ना किसी चीज में मैं कहूँ कि वाह भाई ये क्या काम कर दिया। और जहां आप ये करेंगे ना, अगर कोई कहे कि भाई मैंने ये काम किया और आपने मुझे उसका क्रेडिट नहीं दिया, अगर आप कोई ओरिजिनल काम करेंगे और मैं आपको क्रेडिट नहीं दे रही हूँ, आप मुझसे आगे कहें कि देखिए मैडम मैंने इतना ओरिजिनल आइडिया लेकर आया, किसी और ने नहीं लाया और मैंने आपको क्रेडिट नहीं दिया, नहीं आपको मिलेगा क्रेडिट। आप ओरिजिनल आइडिया नहीं ला पा रहे हैं, आप बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बहुत मेहनत से बना रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं और मैं आपको उसका क्रेडिट नहीं दे रही, फिर आप आगे मुझसे कहेंगे मैडम हमने इतना अच्छा प्रेजेंट किया, इतने अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल किए, इतना अच्छी रिपोर्ट बनाई, आपने मार्क्स नहीं दिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपके अंदर जो भी खूबी है मैं तो सिर्फ ढूंढने बैठी होती हूँ, इसीलिए मैं 2 लाइन या एक पैराग्राफ या एक पेज की बात करती हूँ कि आप कुछ करने वाले तो बने, मैं उसमें से ढूंढ लूंगी कि आपने क्या किया। लेकिन अगर मुझे ढूंढने पर भी ना मिले, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, दूरबीन लेके ढूंढ लूं और तब भी मुझे ना मिले कि आपने मेहनत उसमें कितनी की, बस आखिरी रात में आपने कहा अच्छा बस 2 लाइनें लिखनी थी ना, चलो भाई 2 घंटे पहले आपको ख्याल आया, आपने वर्ड खोला और 2 लाइनें लिखी और मुझे भेज दी और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे, मैं आपको उतने मार्क्स दे दूं, 10 आउट ऑफ 10 दे दूं, 9 आउट ऑफ 10 दे दूं। ऐसा नहीं हो सकता। कहीं मुझे अपना कंट्रीब्यूशन तो शो करे ना, कि मुझे नजर आए कि भाई आपने MIS के सब्जेक्ट को सीरियस लिया हुआ है। हालांकि मैंने आपको सबसे आसानी दी हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है मैंने आपको कोई सख्ती नहीं रखी किसी भी चीज पर। बाकी टीचर्स की क्या असेसमेंट पॉलिसी है कि वो वीकली असाइनमेंट्स दे रहे हैं, वीकली जो है एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो इंटेक्ट रहे स्टडी से। मैंने तो आपको बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है, पूरा रमजान मैंने आपको कोई तंग नहीं किया, सिवाय एक आपको प्रपोजल भेजना था, वो प्रपोजल भी आप फरवरी में भेज चुके हैं लॉकडाउन से पहले, दोबारा उसी को भेजने को कहा कि भाई थोड़ा सा अच्छा करके उसको भेज दें, लेकिन आप ठीक मैडम है। कोई अपनी गलती मानने को मैडम तैयार नहीं है। जी मैडम ये जो MS एक्सेस है इसकी कोई प्रैक्टिस शीट आपने LMS पे अपलोड की ताकि हम प्रैक्टिस करें? नहीं बेटा, प्रैक्टिस शीट मैंने कोई अपलोड नहीं किया, आप चाहते हैं तो मैं कर देती हूँ। जी प्रैक्टिस मैम शीट कर दी अपलोड तो नहीं इससे की है, फायदा होगा। LMS पर मैंने मैम पर ये हमारा प्रैक्टिकल तो नहीं है ना, थ्योरी है ना सिर्फ। इसीलिए अपलोड नहीं की प्रैक्टिस शीट की। अगर मैं प्रैक्टिस शीट अपडेट करूं तो आप उसको ये समझ लेंगे कि हमारा प्रैक्टिकल असेसमेंट है। प्रैक्टिस शीट के नाम पर मैंने क्या अपडेट किया है, ये अपडेट किया हुआ था, ये वाला डॉक्यूमेंट। ये आप खोलेंगे तो एक बना बनाया है ताकि आप इसको एक्सप्लोर कर लें कि इसमें क्या क्या चीजें बनी हुई है और कैसे बनी हुई है। इसमें फॉर्म भी बना हुआ है, इसमें रिपोर्ट भी बनी हुई है, इसमें टेबल्स भी बनी हुई है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट आ जानी चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल शेयर कर दूंगी प्रैक्टिस शीट भी। मैम फिर भी प्रैक्टिस शीट कर दें। आवाज मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई बेटा, दोबारा बोलें। हम यही कह रहे हैं कि प्रैक्टिस शीट आप अपलोड करें।
ठीक है, मैं एक प्रैक्टिस शीट आपके साथ अपडेट कर देती हूँ, और जब तक मैं शीट अपडेट करूँ तब तक एक काम और कह देती हूँ आपसे, इसमें आपका बल्कि आपका लॉन्ग रन फायदा ही हो जाएगा। प्रोजेक्ट में आप जो भी बनाने वाले हैं, आप एक्सेल इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, इन सबको ना इस्तेमाल करते हुए आप इमेजेस लगाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस के हवाले से जो भी आपका प्रोजेक्ट है ना, एक छोटा सा डेटाबेस अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप बनाएंगे एक्सेस के अंदर, या तो एक्सेस के अंदर या ओरेकल के अंदर, उधर वो जो मैंने W3C वाला आपको टूल दिखाया। एक तो आपको वो काम करना है कि अपना प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटाबेस बनाना है। अगर आप उसी को इनकॉर्पोरेट करना चाहें आखिर में अपनी फाइनल रिपोर्ट में, तो आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप उसको इनकॉर्पोरेट ना करना चाहें तो वो छोड़ देगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। और इसके अलावा एक छोटी सी प्रैक्टिस शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये 2 प्रैक्टिस सेशन हो गए आपके, एक आपका अपना जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड उस डेटाबेस, और एक वो जो मैं आपसे टास्क शेयर करूंगी। मैम जो हम इमेजेस, आप जो इमेजेस बोल रही है बना के हम अटैच कर सकते हैं, कर सकते हैं मिनिमम। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपका सवाल पूरा, ये मिनिमम है, मतलब ये वो ही नहीं कि आप कहेंगे मैंने तो इमेजेस भेज दी, जैसे कि अभी वो कह रहे थे कि मैंने तो 2 लाइन लिख कर भेज दी, अब आप मुझे मार्क्स दें। नहीं, ये मिनिमम है कि अगर आप नहीं कर सकते, ना वेबसाइट बना सकते हैं, ना डेटाबेस बना सकते हैं, ना एक्सेल की शीट बना सकते हैं, तो भाई मुझे इमेज ही अटैच करके भेज दें, मैं उसमें से ही समझने की कोशिश कर लूंगी। लेकिन ये मिनिमम है पास होने के लिए, इसमें कोई आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स नहीं मिलने वाले। हाँ, लेकिन एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी रिपोर्ट कि आप मुझे पेंट ब्रश पे तस्वीरें बनाकर भेज दें, स्क्रीन मुझे समझ में आ जाए कि अच्छा कस्टमर ऐसे लॉग ऑन करेगा, ऐसे ऑर्डर देगा, ऐसे आप जो है वो मार्केटिंग करेंगे, ऐसे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हो रही होगी, ये मुझे बात समझ में आ जाए। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप उसको कोई प्रॉपर टूल इस्तेमाल करके थोड़ी बहुत 2-3 स्क्रीन डिजाइन कर दें, या डेटाबेस डिजाइन कर दें, या वेब पेज डिजाइन कर दें। और एक्सेस यूज करना जरूरी है, मतलब हमें उसको नहीं, एक्सेस नहीं, एक्सेस एक ऑप्शन है। अगर आपका सॉफ्टवेयर, आपका जो प्लान है वो ऐसा है कि वहां पर उसका डेटा सेट दिखाना जरूरी है, जैसे मैंने पोलिंग वाली एग्जांपल दी, ये कोई कह रहा है कि मैं ऑनलाइन वोटिंग करेंगे, तो अब ऑनलाइन वोट कैसे डिसाइड होगा, यानी पाकिस्तान का पूरा फ्यूचर उस पर डिसाइड है ना, कि आपका नया प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है, तो ये वोट्स कैलकुलेट कैसे होंगे, मुझे समझाया तो सही। तो वो एक्सेस वहां पर काम आनी भी नजर आती है। कोई कहता है हम ग्रोसरी स्टोर बना रहे हैं, या कोई ऑनलाइन डेयरी शॉप बना रहे हैं, तो भाई कस्टमर ऑर्डर कैसे करेगा, वहां पर वेब पेज रेलेवेंट लग रहा है कि वेब पेज वो नजर आए ना, कि भाई कस्टमर ऑर्डर कैसे करेगा, डिलीवर कैसे होगा, उसको कैटलॉग नजर कैसे आएगी, कैसे वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है ना, उसके हवाले से रेलेवेंट टूल सिलेक्ट करना आपका काम है, जिसमें वो सबसे अच्छा एक्सप्लेन हो सकता है, सबसे अच्छा उसका आपका कंट्रीब्यूशन नजर आ सकता है। अच्छा मैम, आपने एक प्रपोजल सैंपल शेयर किया था जो आपने अपलोड किया था LMS जी जी। तो उसमें क्या था कि उसमें जो भी हमने, मतलब वो जिसने भी बनाया था, उसमें उन्होंने जो वेबसाइट बनाई थी ना, वो एग्जैक्टली एक्सप्लेन की थी उन्होंने, मतलब बुलेट पॉइंट्स में, जैसे होम पेज है, होम पेज में कौन से ऑप्शंस हैं, तो ये तो हमें नहीं करना होगा ना। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं, ये एक तरीका है, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका था, आपका तरीका डिफरेंट हो सकता है। आपको बस प्रेजेंट करना है कि सुनने वालों को अच्छे से समझ में आए, देखने वालों, और हमें कोई एविडेंस नजर आ जाए कि आपने कंप्यूटर कहाँ यूज किया है। ओके मैम, कोई पेज लिमिट होगी रिपोर्ट के लिए? नहीं, मैं पेज लिमिट नहीं लगाऊंगी। खैर अभी मैंने क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया है, लेकिन पेज लिमिट मैं नहीं लगाऊंगी। हाँ, कंटेंट लिमिट होगी कि आप ये चीजें जरूर बताएं, जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएं, जैसे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताएं, जैसे कि वगैरह वगैरह, वो कंटेंट सारे कवर करने जरूरी। मैम जो आपने कहा सैंपल शेयर करेंगी, हम वैसे ही बनाएं या हम कोई और फॉलो करें पैटर्न? अगेन दोबारा वही वाली बात, आप दूसरा फॉलो कर सकते हैं डेफिनेटली। ये चीज ऐसी नहीं कि मैं आपको स्टक कर दूं कि नहीं मेरा वाला सैंपल ही आपको फॉलो करना है, नहीं नहीं नहीं, लेकिन आप उससे बेहतर फॉलो करें। बस ये एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप वो नहीं फॉलो कर रहे हो और आप अपना फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे खुशी हो के देखे, मैं मेरा वाला करते तो आपका इतना अच्छा नहीं लगता, आपने तो अपना कोई स्टैंडर्ड फॉलो किया है, अपना कोई फॉर्मेट फॉलो किया और उससे भी अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन क्वालिटी को डिक्रीज करने के लिए कोई दूसरा नहीं कि नहीं नहीं ये इसमें तो इतनी बातें बतानी पड़ेंगी, मैं ये वाला फॉर्मेट ले लेती हूँ, इसमें तो ये 2-3 चीजें काफी, नहीं नहीं ये नहीं। फॉर शॉर्टकट आप जैसे आपने प्रपोजल किया था, प्रपोजल वो इतना बड़ा था, समझ नहीं आ रहा था। अब सैंपल मतलब अब प्रोजेक्ट का जो सैंपल हो वो समझ आने वाला होना चाहिए ना मैम। बेटा मैं सैंपल आपसे शेयर नहीं करूंगी, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे सैंपल कोई नहीं शेयर करूंगी। गलती थी मेरी कि मैंने आपसे सैंपल शेयर किया। नहीं मैं आपको शेयर कर दें, नहीं नहीं, काम बात आएगा। सुन ले मेरी,
मैं सैंपल इस दफा शेयर नहीं करूंगी, मैं आपसे कंटेंट शेयर करूंगी कि भाई इस रिपोर्ट के अंदर ये पार्ट्स होने चाहिए। उसके अंदर क्या होगा डिसाइड आप करें। आपको ये किसी ऐसे सैंपल से बाउंड नहीं कर रही, ना आपको मैडम इंस्पिरेशन दे रही हूँ कि इस सैंपल की तरफ जाएं। आपसे सिर्फ फॉर्मेट शेयर करूंगी, टेम्पलेट शेयर करूंगी कि ये चीज हो, उसके बाद ये बताएं, उसके बाद ये बताएं, उसके बाद ये बताएं, बस। तभी तो वर्ड लिमिट नहीं लगा रही हूँ। कम लिखें लेकिन एक्सप्लेन अच्छे से करें। और मैम जो आपने अभी इश्यूज बताए प्रपोजल में, मतलब जो भी सबके, मतलब जो भी इश्यूज हमारे हमें मतलब हम रिकॉग्नाइज करेंगे, वो अमेंडमेंट्स कर सकते हैं ना फाइनल प्रोजेक्ट के लिए? बिल्कुल, डेफिनेटली मतलब उस डेफिनेटली। आइडिया अब में। आपका प्रपोजल खत्म हो गया। प्रपोजल था सिर्फ ये समझने के लिए कि आपका आइडिया, इसके अंदर कितना दम है, इसके अंदर किस चीज को आप अच्छा कर सकते हैं। अब आपका प्रपोजल से आपकी जान छूट गई है। अब आपको सिर्फ फोकस करना होगा प्लान के ऊपर, और उसमें आप चेंजिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है, ये नहीं कि ये मैं यहाँ पर आपसे कोई फ्लेक्सिबिलिटी दे रही हूँ। रियल वर्ल्ड में भी लोग जो प्रपोज करते हैं उसमें कई बाद में समझ में आता है प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, बाद में उसको चेंज कर देते हैं। मैम जी बेटा समझ नहीं आया। मौजम है, कौन है? मैम ये जो गूगल पे बनी बनाई वेबसाइट मिलती है, हम उनको यूज कर सकते हैं? मैम मैं लिख भेजता हूँ। जी जी, गूगल पे जो बनी हुई है, क्या मैं समझ नहीं पा रही? गूगल समझ आया मुझे सिर्फ, और कुछ नहीं समझ में आया। मैम ये कह रहा है कि जो गूगल पे बनी बनाई वेबसाइट मिल सकती है उसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। बस उसके अंदर अपना मतलब आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से बनी हो ना, उसके अंदर चेंजिंग करने हैं। गूगल पे वेबसाइट बनी हुई नहीं मिलती, मतलब वो टेम्पलेट की तरह से ही होता है। जाहिर है कि उसको आप अपने आइडिया के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसके अंदर वेरिएशन करेंगे। महविश महमूद मैम, प्रोजेक्ट कब तक जमा कराना है? हाँ, प्रोजेक्ट पे आप इस वक्त फोकस कर रहे हैं तो कर लें, लेकिन अभी आपका फोकस होना चाहिए सेकंड मिड के ऊपर, जो कि जून के मिड में है। और प्रोजेक्ट आपको सबमिट कराना है जून के एंड तक, 30 जून तक आपके पास टाइम। मैम जी मैम फर्स्ट मिनट का रिजल्ट मतलब आपने एक नंबर चेक नहीं किया, एक सवाल चेक नहीं किया 4 नंबर का। हाँ, मैंने आपसे कहा था मुझे ईमेल में याद कराएं, कौन सा चेक नहीं किया? 4 नंबर का सवाल चेक नहीं किया मैंने? मैम मैंने क्लास में भी कहा था, आपने कहा था वली मेरा सवाल सदोरी। हाँ। चले मैं आपको ना आज ही इंशाल्लाह, आज क्या दिन है? आज मैम वेडनेसडे। आप मुझे मंडे तक का टाइम दें। अगर मैं आपको मंडे से पहले कांटेक्ट नहीं करती मंडे तक, तो फिर आप मंडे को मुझे दोबारा याद कराइएगा, ईमेल कीजिएगा, जो कुछ भी। लेकिन होपफुली मैं मंडे से पहले पहले आपका पेपर दोबारा रीचेक कर लूँ। मैम इनफ फॉर टुडे, आई थिंक वी हैव मुझे डन तो, विद मेरे लिए ऑल तो ऑल इनफ ही है। क्वेरीज। मेरे मुझे कोई बात नहीं है, अगर आपको कुछ पूछना है तो कर लें। नो मैम, वी हैव डन विद ऑल क्वेरीज। वी नहीं कह सकते बेटा, आप मी कह सकते हैं। आप डन है, बाकी सब बता दें। ठीक है, सब डन है।